गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम उसी में आगे समाजों के वर्गीकरण के नियम देखेंगे। तो दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के चौथे अध्याय में सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम का उल्लेख किया है। सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति में वर्गीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। दुर्खिम ने समाजों के विकास के आधार पर उनके वर्गीकरण की पद्धति अपनाई। समाज के प्रकारों के बारे में पहले से ही कोई विचार बनाने की बजाय यह आवश्यक है कि प्रत्येक समाज का अवलोकन, व्याख्या और तुलना की जाए। समाजों के वर्गीकरण करने से पहले प्रत्येक समाज की समस्त विशेषताओं का अध्ययन करके उनमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाना चाहिए। इसलिए समाजों की समस्त विशेषताओं की व्याख्या और तुलना की अपेक्षा समाजों के विभिन्न प्रकारों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर लेना चाहिए। दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता को आधार माना, अर्थात समाजों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। यह बात उसने स्पेंसर से ग्रहण की। स्पेंसर ने भी उद्विकासीय नियमों के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा था, सरल समाज और मिश्रित समाज, किंतु उसने इनकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया। यह कार्य दुर्खिम के द्वारा किया गया। दुर्खिम के अनुसार सरल समाज वह समाज है जिसके अंदर भिन्न भिन्न निर्णायक इकाइयाँ नहीं होती, वरन एक ही संपूर्णता होती है, जैसे कि जीवों की शरीर रचना में हमें देखने को मिलती है। सरलता के आधार पर दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है। पहला है सरल समाज, दूसरा बहुखंडीय सरल समाज, तीसरा साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। तो हम पहला प्रकार देखेंगे, सरल समाज। अब सरल समाज को दुर्खिम ने परिभाषित किया। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते, अर्थात सरल समाज में और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं होते तथा अतीत में भी किसी तरह के खंड या अन्य समाज सम्मिलित नहीं होने चाहिए। दुर्खिम ने सरल समाज के उदाहरण में घुमक्कड़ों के झुंड एवं गोत्र को दर्शाया। घुमक्कड़ों के झुंड में ना तो देखते हैं कि हम पहले कभी कोई सरल समाज सम्मिलित था और ना अब है। यह सामाजिक खंड कहा जा सकता है। गोत्र भी घुमक्कड़ झुंड की भांति ही सरल समाज है। झुंड एवं गोत्र ही वर्गीकरण का प्रथम सोपान है, जो सबसे सरल खंड विहीन इकाई है और जिसकी पुनरावृत्ति से अधिक जटिल समाजों का निर्माण होता है। उसने इन मानव समूहों को प्रारंभिक बीज कहा, जिससे अन्य समस्त सामाजिक रूपों का विकास हुआ है। इन समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नहीं पाया जाता और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का पूर्ण एकीकरण पाया जाता है। बहुखंडीय सरल समाज, इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूहों के मिश्रण से होता है, जिनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। चूँकि इनका निर्माण करने वाले खंड सरल समाज होते हैं, अतः ये बहुखंडीय सरल समाज कहलाते हैं। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, अमेरिका की इराक्विस जनजाति एवं प्राचीन यूनान की बिरादरी को इन समाजों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। सरल बहुखंडीय समाज में कई गोत्र होते हैं जो एक ग्राम के रूप में संगठित हो जाते हैं। इस दृष्टि से छोटे छोटे गांव भी इसी श्रेणी के समाज हैं। थर्ड है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल होती है। जनजातियों को इसी श्रेणी के समाज में रख सकते हैं। रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वाली जनजातियों को भी दुर्खिम इसी श्रेणी का समाज कहते हैं। दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, दुर्खिम इन्हें सबसे जटिल समाज कहता है, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। बड़े बड़े नगर और राजधानियां इसी प्रकार के समाजों की श्रेणी में आते हैं। दुर्खिम कहते हैं वर्गीकरण की श्रेणियां और भी हो सकती हैं, ये तो उदाहरणार्थ प्रस्तुत की गई हैं। तो उन्होंने कितने प्रकार के समाज बताए? 4 प्रकार के, सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। तो आप जब अध्ययन करें दुर्खिम के सामाजिक तथ्य का, तो सामाजिक तथ्य दुर्खिम किसे कहते हैं? दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के कौन से प्रकार बताए हैं? व्याधिकीय तथ्य और सामान्य तथ्य। परिभाषा क्या कहते हैं? ये कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में भी। समाज एक सुई जनरिस है, ये किसके द्वारा कहा गया? फिर दुर्खिम ने
ये जो समाजों का वर्गीकरण किया ये कितने प्रकारों में किया, तो 4 प्रकारों में किया। कभी कभी आपका मिलान करने के, मैच करने के दे देते हैं कि ये सरल मतलब सरल समाज और बहुखंडीय सरल समाज का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया। तो जब आप इसका तथ्य का अध्ययन करें तो आप बहुत ध्यान से करें। कभी कभी ये पूछा जाता है कि सामाजिक तथ्य जो दुर्खिम के द्वारा लिखित पुस्तक है कितने अध्याय हैं इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दुर्खिम ने कितने अध्याय लिखे। आगे हम देखेंगे सामाजिक तथ्यों की अवलोकन के नियम। दुर्खिम ने अपनी कृति के 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम प्रस्तुत किए हैं। इस पुस्तक के 5वें अध्याय में उन्होंने नियमों का उल्लेख किया है। तो दुर्खिम ने अपनी जो कृति है सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य वाली जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, इसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम ने अपनी कौन सी कृति में दी, तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दी है। इसमें उन्होंने 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों का उल्लेख किया। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के बाद विश्लेषण एवं व्याख्या का चरण आता है। वर्गीकरण के द्वारा हम संकलित तथ्यों को समझाने और व्याख्या करने का कार्य करते हैं। व्याख्या के द्वारा हम किसी तथ्य को समझाने का प्रयत्न करते हैं। अनेक विद्वान तथ्यों की व्याख्या के नाम पर उनकी उपयोगिता और लाभों का वर्णन करते हैं। दुर्खिम का मत है किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन करना उसकी व्याख्या नहीं है। उपयोगिता व्याख्या का विषय नहीं है। व्याख्या के अंतर्गत तो हम उस वस्तु की उत्पत्ति और प्रकृति का स्पष्टीकरण करते हैं। समाजशास्त्री को किसी घटना का उद्देश्य खोजने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि वह जो घटना है वह समाज रूपी सावयव की सामान्य आवश्यकताओं के साथ किस प्रकार से संबंधित है। दूसरे अर्थों में यदि हम इसका देखें तो सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जिसे दुर्खिम प्रकार्य कहता है। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने का तात्पर्य है उसकी उत्पत्ति के कारकों तथा उसके साथ द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकारों की खोज करना। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों के अंतर्गत ही दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा का विकास किया। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को हम इस प्रकार संक्षेप में देख सकते हैं। पहला इन्होंने दिया, किसी सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारण की खोज उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्थाओं में नहीं। दूसरा उन्होंने दिया, किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। तीसरा इन्होंने दिया, किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। तो सामाजिक प्रमाणों की स्थापना के जो नियम दुर्खिम बताते हैं, अब हम वो देखेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण निष्कर्ष प्राप्त करना तथा नियमों का निर्माण करना है। दुर्खिम ने इसी वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत किया। निष्कर्ष प्राप्त करने और नियम बनाने के लिए अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक पद्धतियाँ प्रमुख हैं। दुर्खिम ऐतिहासिक एवं प्रयोगात्मक पद्धतियों की आलोचना करते हैं तथा उन्हें समाजशास्त्रीय नियमों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त मानते हैं। इसके स्थान पर वे तुलनात्मक पद्धति को सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। तुलनात्मक विधि में कई प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जो वैध और विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। फिर भी दुर्खिम अन्य विधियों की तुलना में तुलनात्मक विधियों को ही सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए अधिक उपयोगी मानते हैं। अब हम निष्कर्ष देखें तो पुस्तक के 7वें अध्याय में दुर्खिम ने उपयुक्त सभी अध्यायों के आधार पर 3 निष्कर्ष प्रस्तुत किए। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। पुस्तक क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो इसके 7वें अध्याय में दुर्खिम ने समस्त अध्यायों के आधार पर 3 निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पहला है समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। दुर्खिम ने अपनी इस रचना के माध्यम से समाजशास्त्र के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया, जो समाजशास्त्र को दार्शनिक व्याख्या से हटाकर विज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। द्वितीयक है वैश्विक पद्धति। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने जिस पद्धति का निर्माण किया है वह वस्तुनिष्ठ या वैश्विक है। इसलिए कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसके बारे में पूर्व धारणाओं को अपने मन से निकालकर उनकी बाह्य प्रत्यक्ष विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरी उन्होंने बताई समाजशास्त्रीय पद्धति।
दुर्खिम यह मानते हैं कि उनकी यह पद्धति पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय पद्धति है और मनोवैज्ञानिक व्याख्या से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्य की व्याख्या मानसिक संरचना के आधार पर नहीं की जा सकती, वरन सामाजिक आधार पर ही हम कर सकते हैं। इन सामाजिक तथ्यों को ही दुर्खिम समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री मानते हैं। वे अपने निष्कर्ष का समापन करते हुए कहते हैं कि अब समय आ गया है जबकि समाजशास्त्र को यथार्थ तथा वैश्विक विज्ञान के रूप में प्रकट होना चाहिए। तो वो निष्कर्ष जो 7वां अध्याय है उसमें वो क्या कहते हैं कि एक तो समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण हो, वो वैश्विक पद्धति, और तीसरा समाजशास्त्रीय पद्धति का उन्होंने बात की। अब कुछ विद्वानों द्वारा उनके सामाजिक तथ्य की आलोचना भी की गई। तो गैब्रियल टॉडे का मत है कि दुर्खिम ने सर्वत्र ही व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया, जबकि व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। वे लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी। तो इस तरह गैब्रियल टॉडे कहते हैं कि यदि आप समाज को अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हो, व्यक्ति को कम मान रहे हो, तो यदि आप समाज से व्यक्ति को ही निकाल दोगे तो आप अध्ययन किसका करोगे। दूसरी आलोचना है दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्यों की विशेषता बाध्यता की कई विद्वानों ने आलोचना की है। ये कहते हैं कि यदि बाध्यता ही सामाजिक तथ्यों की विशेषता है तो फिर क्या स्वतंत्र सहयोग, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र समझौते से पूर्ण संबंध, स्वतंत्र पारस्परिक सहायता और एकता जिनमें कि दबाव नहीं है, सामाजिक तथ्य माना जाए या नहीं? यदि हाँ तो ये बहुत अनुपयुक्त होगी, क्योंकि ये सभी सामाजिक तथ्य हैं। कैटलिन ने दुर्खिम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का संपादन किया है। दुर्खिम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की इन्होंने आलोचना की। इस आधार पर दुर्खिम ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की जो एकता प्रकट की है, इसका क्षेत्र निर्धारित है, वह मनमाना है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने की बात कही है। बर्नेस ने इस विचार की आलोचना की। इनके अनुसार इस सूत्र का अभीष्ट अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुर्खिम ने वस्तु शब्द का प्रयोग 4 भिन्न और घनिष्ठ संबंध रहित अर्थों में किया है। अगली आलोचना यदि हम देखें तो दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के बीच भेद की भी आलोचना की गई। उसने व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर इन दोनों में भेद किया। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में व्यापक और उपयोगी होते हैं, और जो तथ्य सीमित और अनुपयोगी हैं वो अव्याधिकीय हैं। इस भेद को स्पष्ट करने के चक्कर में दुर्खिम स्वयं एक उपयोगितावादी बन गए। रेमंड एरन ने लिखा है कि इस अंतर का महत्व दुर्खिम की सुधारवादी योजना से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि वह विशुद्ध वैज्ञानिक होना चाहता था, परंतु यह विचार उससे कहने से नहीं रोक सका कि समाजशास्त्र 1 घंटे के परिश्रम के योग्य भी नहीं होगा यदि उसके द्वारा हम समाज को सुधारने में समर्थ नहीं होते। वह इस वैश्विक और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर व्यापारिक योजनाएं बनाने की आशा रखता था। दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की विशेषता, व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर अपराध को भी एक सामान्य तथ्य घोषित करके एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी। दुर्खिम अपराध को इसलिए उपयोगी मानता है कि वह समाज में नैतिकता, कानून और एकता के विकास में सहायक है, किंतु यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है। तब तो हम समाज में चोरी, बलात्कारी, हिंसा आदि को बढ़ावा दें, इसके कारण समाज में नए नए कानून बनेंगे जो कतई स्वीकार्य नहीं है। बीएसटी ने दुर्खिम के लिए इसलिए शरारत शब्द का प्रयोग किया। वे लिखते हैं कि असंतोषजनक अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो अरुचिकर प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट आलोचना है दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत समाजों के वर्गीकरण की भी आलोचना की गई। समाजों के वर्गीकरण में दुर्खिम ने सामाजिक विकास के ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की उपेक्षा कर मध्यम मार्ग अपनाया। दुर्खिम की सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों की आलोचना करते हुए वाइन लिखते हैं, अन्य सभी प्रकार की सामग्री की उपेक्षा करके सामाजिक तथ्यों की व्याख्या दूसरे सामाजिक तथ्यों के द्वारा करने के प्रयत्न का असफल होना निश्चित है। रेनॉल्ड्स ने दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित निर्वचन की पद्धति के विरुद्ध 2 आपत्तियां उठाई हैं। पहली, सामाजिक तथ्यों का अंतर संबंध ज्ञात करने के लिए उन्हें माला के रूप में व्यवस्थित करने की कोई अर्थपूर्ण प्रक्रिया संभव नहीं है। दूसरी, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों में कार्य कारण संबंध ज्ञात करने के लिए अनुमान या कल्पना का प्रयोग करने पर बल दिया। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम तथा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम की समाजशास्त्र को एक महान देन है। इस ग्रंथ की भाषा सरल, स्पष्ट एवं रोचक है। एक नवोदित विज्ञान के रूप में उसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं वैज्ञानिक पद्धति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।
समाजशास्त्र में रुचि रखने वाले विद्वान के लिए उसने सिद्धांत और पद्धति शास्त्र दोनों क्षेत्रों में कार्य किया। उसने अगस्त कॉम्ट की वैज्ञानिकता तथा प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र का केंद्रीय तत्व बनाकर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इसलिए ही कैटलिन ने दुर्खिम को पद्धति का आचार्य कहा। बेयरस्ट्रीट ने दुर्खिम के इस कार्य की भी प्रशंसा करते हुए लिखा है, दुर्खिम वास्तविक अर्थ में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दिशा में विश्वव्यापी आंदोलन का प्रणेता था। पद्धति पर उसकी पुस्तक एक घोषणा पत्र थी जिसने समस्त पाठकों के समक्ष घोषित किया कि समाजशास्त्र का विज्ञान केवल संभव ही नहीं था वरन आवश्यक भी था। तो अनेक विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की गई, लेकिन फिर भी दुर्खिम की हम अगर सामाजिक तथ्य की बात करें तो यह इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत एक आपके विषय के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ है। इन्होंने इसमें 7 अध्याय लिखे, सामाजिक तथ्यों की परिभाषा दी, विशेषताएं दी, प्रकार बताए, अवलोकन के नियमों की बात की। तो सामाजिक तथ्यों के इन्होंने जो स्वयं को बौद्धिक उत्तराधिकारी दुर्खिम को कॉम्ट का बौद्धिक उत्तराधिकारी माना जाता है, तो इन्होंने कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के जो पद्धति थी उसको स्थापित करने का प्रयास किया तथा यह कहा कि हमें समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहिए। धन्यवाद।